हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 6.2 और आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 बेस है वर्धमान और ह्रासमान फलन पर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बखूबी समझने वाले हैं। अगर आप में से किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती थी, कहीं भी आपको पढ़ी थी, आपने पढ़ी थी और आपको अगर समझ में नहीं आती थी, तो आप परेशान मत होइएगा। आज की क्लास में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने वाला हूं। इसका बेसिक क्या है मैं समझाऊंगा और उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे चलूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे ना चल करके इसके बेसिक की थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर पाएं। यहां पर आप मैथमेटिक्स के साथ में फिजिक्स भी आसानी से पढ़ते हैं, बहुत ही सरल भाषा में। ठीक है, तो चलो टाइम नहीं गवाते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमें क्या देखना है, आखिर वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या होते हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या हैं, इनको हम लोग समझ लेते हैं, आखिर इनका मतलब क्या है। तो याद रखिए, ऐसे फलन जिसमें x का मान बढ़ाने पर y का मान बढ़ता चला जाए। मैंने क्या बोला, हर एक शब्द पर आपको ध्यान देना है। यदि हम x का मान बढ़ाएं तो y का मान बढ़ता चला जाए। अगर एक ऐसा फलन हमारे पास है तो ऐसे फलन को हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं। ऐसा मान, ऐसा समीकरण जिसमें x का मान बढ़ाने पर हमने क्या बोला है, y का मान बढ़ता चला जाए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं एक बार। जैसे मैंने बोल दिया, एक इक्वेशन है y इक्वल टू 5x प्लस 7। ओके, अब आप यहां पर x का वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, आप x का वैल्यू यहां पर बढ़ाते चले जाएं और y का वैल्यू देखिए क्या निकलता है। पहले मान लिया हमने x का वैल्यू 0 रखा, तो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा। 0 इंटू 5 का मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 7 7। ओके, x का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, 5 एंड 7 12 हो जाएगा। ओके, x की जगह पर अगर हम 2 रखेंगे तो y का वैल्यू 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा। ऐसे ही x का वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा 22। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y के मान में वृद्धि होती जा रही है। मतलब x अगर बढ़े तो साथ में y भी बढ़े। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर ऐसा फलन है हमारे पास तो ऐसे फलन को या इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन। समझ पाए, एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम x का वैल्यू इंक्रीज करें, x का वैल्यू बढ़ाएं तो क्या होगा, y का वैल्यू भी बढ़े। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन। मैं बेसिक से बिल्कुल चल रहा हूं बच्चा, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, ये जो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है, ह्रासमान फलन है, इसका मतलब क्या है। तो भाई ह्रासमान का फलन आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा फलन जिसमें x का मान तो हम बढ़ाएं लेकिन y का मान बढ़े ना, जबकि उसकी जगह पर वो घटने लगे। x का मान बढ़ाने पर y का मान घटने लगे तो वो ह्रासमान है। अभी मैंने वर्धमान के लिए क्या बोला था, x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान भी बढ़े। तो ऐसी जगह पर हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर ऐसा हो कि x का मान हम बढ़ाएं और y का मान घटने लगे तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, ह्रासमान फलन। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 7 माइनस 4x। ओके, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया 7 माइनस 4x। अब हम x का वैल्यू बढ़ाएंगे, y का वैल्यू देखते हैं क्या निकलता है। ओके, यहीं पर देख लेते हैं एक बार x और y में। यहां पे देखें, x का वैल्यू मैंने 0 रखा तो 0 इंटू 4 0, 7 से 0 माइनस हुआ 7 वैल्यू आया। ओके, अगेन x का वैल्यू मैंने 1 रखा तो 4 1 जा 4, 7 से 4 माइनस हुआ 3 बचा, घट रहा है, y का वैल्यू घट रहा है। x का मान और बढ़ाया
2 कर दिया तो 4 इंटू 2 8, 7 से 8 माइनस हुआ, माइनस का 1 बचा। और अगर हम इसका वैल्यू 3 करें 3 तो 4 3 जा 12, 7 से 12 गया, माइनस का 5 बचा। अब देख रहे हैं आप x का मान बढ़ा रहे हैं और y का मान घट रहा है। अगर x का मान बढ़ाने पर y का मान घटने लगे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ह्रासमान फलन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें x का मान बढ़ाने पर y का मान भी बढ़ता रहे, तो ऐसे फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन। मेरे ख्याल से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि वर्धमान फलन क्या है और ह्रासमान फलन क्या है। एक बार मैं इसको ग्राफिकल अप्रोच से बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है ग्राफ की भी कभी कभी, ठीक है। तो ग्राफ से अगर हम देखें तो ध्यान से देखिए, ग्राफ अगर यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा दूं, मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं आप, ठीक है। x का मान बढ़ाने पर अगर y का मान बढ़ता है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, x का मान बढ़ाने पर अगर y का मान कम होता है, डिक्रीज होता है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखिए ग्राफिकल अप्रोच की हम बात करें अगर, तो ये ग्राफ मान लिया ये x अक्ष है, ये माइनस x अक्ष है, y अक्ष है, ये माइनस y अक्ष है, आपको पता ही है, ठीक है। यहां पर हमने एक फंक्शन दिया इस टाइप का, ठीक है। ये फंक्शन है, मतलब एक लाइन का ये इक्वेशन है, ये एक रेखा का समीकरण, ये रेखा है, इसका जो भी समीकरण होगा, अब देखेंगे कि हम जब x का मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मान लिया 1 है x, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, यहाँ पे y का वैल्यू 4 है, मान लिया ऐसे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू 1 लिया जब, तो 1 पर y का वैल्यू क्या आया? 1 आया। हमने जब x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे ये भी 2 मिलेगा। x का वैल्यू 3 लिया तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? कुछ भी मिला, मान लिया 3 मिल गया, ठीक है। हम देख रहे हैं x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y का वैल्यू भी बढ़ता जा रहा है। अगर फंक्शन ऊपर की ओर उठता जा रहा है, अगर कोई फंक्शन है जो ऊपर की ओर उठता जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। अगर ऐसा फंक्शन है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बात क्लियर है ना। मतलब अब जरूरी नहीं कि ये लाइन ही हो, अगर हम बोल दें एक फंक्शन है, ये इस टाइप का फंक्शन दे दिया मैंने, इस ऐसे, तो ये जो फंक्शन दे दिया, तो ये फंक्शन क्या है? सिंपल सी बात है, ये भी भाई x का मान जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y का मान मतलब ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। x का मान बढ़ाइए आप, y का मान बढ़ता चला जाएगा। x का मान बढ़ाएंगे तो y का मान बढ़ेगा, x का मान घटाएंगे तो y का मान घटेगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे ना। तो इसका मतलब है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ से हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहीं पर कह दें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहीं पर कह दें डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, तो ध्यान से देखिए, ये रहा। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ इस टाइप से दिया होगा, ऐसे, ठीक है। इस तरह से लाइन होगी। हमारा x यहां पे है 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, मान लिया। यहाँ पे y का वैल्यू 1 2 3 4 5। मैंने जब x1 देखा तो x1 पर y का वैल्यू क्या था? x के 1 होने पर y का वैल्यू था 5, x के 2 होने पर y का वैल्यू हो गया 4, x के 3 होने पर y का वैल्यू हो गया 3, x के 4 होने पर y का वैल्यू हो गया कुछ 1.5। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y घट रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? डिक्रीजिंग फंक्शन है भैया, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगर ग्राफ आपको दे दिया जाए तो हम ग्राफ से पता कर सकते हैं क्या कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग? पता कर सकते हैं कि नहीं? पता कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं और आप बताइएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, आपको एक ऐसा फलन दिया गया है, ये मान लिया फंक्शन दे दिया गया, ये फंक्शन है, ठीक है। आप बताइए ये फंक्शन जो है इसका कोई भी समीकरण हो सकता है।
ये फंक्शन अगर है तो ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आप क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, क्या है? डिक्रीजिंग है, क्योंकि हम जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ नीचे आता चला जा रहा है। हम x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, y नीचे आता चला जा रहा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ। बात क्लियर है ना? डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन आप जान सकते हैं, अब ग्राफ के माध्यम से आप पहचान लेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपसे अंतराल पूछे, क्योंकि कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं जो केवल इंक्रीजिंग नहीं होते हैं, केवल डिक्रीजिंग नहीं होते हैं, कुछ जगह पर वो इंक्रीजिंग भी होते हैं और कुछ जगह पर वो डिक्रीजिंग भी होते हैं, कुछ जगह पर वो इंक्रीजिंग, कुछ जगह पर डिक्रीजिंग। ध्यान से देखिए कैसे, मैंने बोल दिया, यहां पे ध्यान से देखिए, मैंने एक फंक्शन का नाम लिया y इक्वल टू साइन एक्स, आपने सुना होगा खूब, ठीक है। ये जो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसका ग्राफ आप जानते हैं क्या है? इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है, आगे बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें ये 0 होता है, यहाँ पे मान लिया π/2 होता है और यहाँ पे 180 पे आकर के फिर ये 0 हो जाता है। साइन का वैल्यू भैया धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 90 तक बढ़ता है, π/2 तक बढ़ता रहता है ये, ठीक है। और π/2 पर इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद में फिर घटने लगता है और पाई पर आकर के 180 अंश पर आकर के 0 हो जाता है। फिर ये और घटता है और घटता घटता π/2 पर फिर पहुंचता है, मतलब 3π/2 पर, तो इसका वैल्यू -1 हो जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप ऐसे बता ही नहीं सकते कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इसमें अब अंतराल की आवश्यकता होगी कि कुछ अंतराल पर ये इंक्रीजिंग भी है, कुछ अंतराल पर ये डिक्रीजिंग भी है। कौन कौन से अंतराल हैं? तो ध्यान से देखें, 0 से लेकर के π/2, 0 से लेकर के π/2, ये जो अंतराल दिया गया है, इस अंतराल पर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा π/2 तक, तो ये इंक्रीजिंग है। यहां पर क्या है? ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर हम बात करें π/2 से और पाई के बीच की, इस अंतराल की बात करें, π/2 से पाई, इस अंतराल की अगर बात करेंगे π/2 से पाई, तो हम देख रहे हैं अब ये घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, तो इस पर ये डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, जहां तक बढ़ेगा वहां तक इंक्रीजिंग, जहां से घटना शुरू हो जाएगा वहां से डिक्रीजिंग। तो एक फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है। आपसे पूछा जाए किन फंक्शंस पर, मतलब किन अंतरालों पर ये इंक्रीजिंग है, किस अंतराल पर डिक्रीजिंग है, तो हम ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं। अभी हमारा जो डेरिवेटिव वाला सिस्टम है उससे भी हम लोग ज्ञात करेंगे और बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं एक फंक्शन और। ध्यान से आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ग्राफ बना के देता हूं। मैंने एक इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप बताएंगे ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सिंपल सी बात है भैया, एक्स क्यूब का ग्राफ आपने देखा हो, शायद नहीं देखा है तो आज देख लीजिए। इस टाइप का ग्राफ होता है, इस टाइप का ग्राफ होता है एक्स क्यूब का, ठीक है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ये फलन, ऐसे रखेंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। यहां पे देख रहे हैं x का मान बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और इधर घटता जा रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि x का मान बढ़ाने पर बढ़ रहा है और घटाने पर ये घट रहा है, तो ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? तो भैया ये इंक्रीजिंग है, क्योंकि x का मान जितना आप कम रखोगे, माइनस में 5 रखोगे तो यहां पर मिलेगा माइनस का y मिलेगा, प्लस में 5 रखोगे तो प्लस का y, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अर्थात x का मान बढ़ाने पर इस फलन का मान बढ़ता रहेगा, अर्थात ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है। चलो अब हम आपसे कुछ बातें करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो भी बातें होंगी वो हम लोग बीच में करते रहेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? 6.2। आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए।
अच्छा, मैंने अभी ये नहीं बताया है कि डेरिवेटिव से हम इसको कैसे पहचानते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन तो हम जान गए हैं कि x का वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू जो भी बढ़ता निकलता आएगा तो वो हम बोलेंगे उसे इंक्रीजिंग है। लेकिन हम यहाँ पर x के मान रख रख करके थोड़ी चेक करेंगे हर बार कि इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता करें? x का मान रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, फिर देखें बढ़ रहा है, y का वैल्यू घट रहा है। ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है डेरिवेटिव का। हम लोग एक फंक्शन जो दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, प्लस का आता है, तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर उसका वैल्यू निगेटिव आता है तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। मतलब पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। समझ लीजिए, मतलब कहने का ये है अगर y दिया है कोई भी फंक्शन, ठीक है, और जैसे 3x स्क्वायर 3x प्लस 5 अभी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 5 मैंने ले लिया, ये y इक्वल टू 3x प्लस 5 और आप इसका डेरिवेटिव आप लीजिए dy बाई dx। हमें पता करना है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, पता करना है तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx लिया, 3 आया, x का 1 5 का 0 आप देख रहे हैं। अब ये 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हमें पता चला जो 3 है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। आपको x का वैल्यू रख रख के नहीं चेक करना है, केवल डेरिवेटिव लेना है और आपको बता देना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। कैसे बता देंगे, बस आप डेरिवेटिव ले, अगर डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे एफ देखो y को fx भी लिखा जाता है, ठीक है, फंक्शन y इक्वल टू में लिखा हो या fx इक्वल टू लिखा हो, जैसे 3x प्लस 5 यहाँ पे लिखा होता है तो हम क्या करते हैं f डैश x निकालते हैं। भैया y का अवकलन dy बाई dx, fx का अवकलन f डैश x से लिखते हैं, ठीक है, f डैश x इक्वल में 3 आ जाता तो ये पॉजिटिव है तो हम कहते हैं ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव अगर निगेटिव आएगा तो फिर डिक्रीजिंग होगा। ओके, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की एक्सरसाइज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि r पर, r मतलब किसी भी रियल नंबर पर, ठीक है, fx एक फंक्शन दिया है आपके सामने 3x प्लस 17, ठीक है, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, क्या करना है कि ये फंक्शन जो है गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये हमको प्रूव करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है, जो फंक्शन दिया है ये इंक्रीजिंग है x बिलोंग्स टू r के लिए, किसी भी रियल नंबर के लिए। इसने बोला है सिद्ध कीजिए कि r पर fx इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। आपको ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो हम डेरिवेटिव लिए f डैश x इक्वल टू 3x का 1 और 17 का 0, तो f डैश x इक्वल टू आएगा 3 और 3 अगर पॉजिटिव है तो लिखेंगे f डैश x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, f डैश x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। अतः यह फलन वर्धमान है। ओके, अगर ये पॉजिटिव है तो यह फलन कैसा है, वर्धमान है। दिस गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हमने प्रूफ कर दिया, बस यही करना था, प्रूफ करना था ये वर्धमान है। तो प्रूफ कैसे करना था भैया, f डैश x निकालो और पॉजिटिव लाके दिखा दो, अगर पॉजिटिव आएगा तो वर्धमान है, अदरवाइज नहीं होगा। हमने देखा, निकाला और आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, एक देखो जो डोमेन दिया है वो x बिलोंग्स टू r ही दिया है, मतलब r किसी भी रियल नंबर की बात किया है। फंक्शन आपको दे दिया है fx इक्वल टू e की पावर 2x, ओके, से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमें इसमें भी यही सिद्ध करना है, यही प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ओके, इंक्रीजिंग, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव दिखाना है भाई, पॉजिटिव दिखाना है ना। चलो हम दिखाते हैं पॉजिटिव, कैसे दिखाएंगे भैया, f डैश x निकालो,
e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होती है और हम e की पावर 2x का e की पावर 2x ही लिखेंगे, लेकिन 2x जिसको हम x मान के चलते हैं उसका दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2। तो हम देख रहे हैं f डैश x इक्वल में 2e की पावर 2x। ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं f डैश x इक्वल टू 2e की पावर x में घात 2 कर दें। इस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमें ये भ्रम ना रहे कि ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर कोई होल स्क्वायर वाला वैल्यू है वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आप भैया e की पावर माइनस एक्स, देखो e की पावर माइनस एक्स का वैल्यू कभी ऋणात्मक आ नहीं सकता एक्चुअल में। मान लिया कि अगर ऋणात्मक आ भी गया, e की पावर x का वैल्यू मान लिया माइनस का 5 आ गया, लेकिन जब स्क्वायर आप होल स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाता है। आप पता है माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, माइनस माइनस 2 बार गुणा करेंगे ना स्क्वायर में तो प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस का हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर कोई होल स्क्वायर में वैल्यू दी है तो उसका निगेटिव मान कभी हो ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव ही हमेशा आएगा। भले भीतर निगेटिव आ जाए लेकिन जब स्क्वायर करोगे तब तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव का निगेटिव थोड़ी बन जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू है हम देख रहे हैं e की पावर x का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन रहने वाला है हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। और अगर 0 से बड़ा रहेगा सो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, मतलब दिया गया फलन क्या है? वर्धमान है। ये हमने प्रूव कर दिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान टेक्निक से। इसमें देखिएगा अंतराल दे दिया है और अंतराल को हम लोग समझेंगे। देखिए फंक्शन क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, f(x) इक्वल टू साइन x। ठीक है, और इसमें बताया है प्रदत्त फलन नंबर 1 इसमें दिया है a कि 0 से π/2 पर आपको इसमें बताना है में ये वर्तमान है, हमें प्रूव करना है वर्तमान है। ठीक है, और हमें क्या दिखाना है? और हमें दिखाना है b में क्या दिखाना है कि ये π/2 कामा पाई में ह्रासमान है, ये भी हमें दिखाना है कि 0 से π/2 पर ये वर्धमान होगा, π/2 से पाई पर ये ह्रासमान होगा। अभी हमने ये फंक्शन लिया भी था और बताया भी था कि 0 से π/2 पर ये बढ़ता रहेगा धीरे धीरे और उसके बाद में घटना शुरू होता है। ठीक है, अभी मैंने ये लिया था ना, अब हमें उसी को प्रूव कर देना है। कैसे प्रूव करेंगे भैया? हमें क्या करना है? f डैश x लेना है, साइन x का अवकलन होता है cos x। अब आप ध्यान से देखें, cos x का वैल्यू अगर हम प्रथम चतुर्थांश की बात करें, क्योंकि 0 से π/2, ध्यान से देखिए 0 से π/2 इसी में होता है, π/2 से पाई तक द्वितीय चतुर्थांश में, पाई से 3π/2 तक तृतीय चतुर्थांश में, और 3π/2 से 2π तक चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, आपको पता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सारे के सारे, मतलब सारे 4 के चारों। ठीक है, कॉस सेक ये भी। ठीक है, और यहाँ पे इसमें साइन और कॉसेक प्लस का होता है और सब माइनस का होता है। अब यहाँ पर आप देखें 0 से π/2 में ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो आपको पता है cos x का वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में 0 से π/2 प्रथम चतुर्थांश है, 0 से π/2 में ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो cos भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है ये वर्धमान रहेगा। हमें पता है cos x पॉजिटिव होता है प्रथम चतुर्थांश में। आप लिख लेना, मैं पूरा तरीके से नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं f डैश x जो होगा वो ग्रेटर रहेगा 0 से, पॉजिटिव रहेगा। कब? जब x बिलोंग करेगा हमारा किससे?
0 से पाई बाई 2 पर, मतलब 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई भी x का वैल्यू आप रख लीजिए तो ये हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ये धनात्मक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फलन इस अंतराल पर वर्धमान है। तो लिखेंगे अतः फलन अंतराल 0 से पाई बाई 2 पर कैसा है, वर्धमान है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश यहां पर है, पाई बाई 2 से पाई, 90 से 180, द्वितीय चतुर्थांश। अब द्वितीय चतुर्थांश में भैया cos x का वैल्यू कैसा होता है, माइनस का, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और cos x प्लस का होता है और सब माइनस के। तो हम लिख देंगे पाई बाई 2 कामा पाई में cos x का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। अतः फलन पाई बाई 2 कामा पाई में ह्रासमान होगा। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उसमें ह्रासमान होगा, और यहां पर ये धनात्मक प्राप्त होता है, यहां पर ये वर्तमान होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आगे एक सी ऑप्शन और दिया है भैया, सी ऑप्शन भी दिया, अभी हमने देखा ही नहीं था। इसको अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट करने का टाइम नहीं है, अगर आप पॉज करके नोट कर सको तो नोट कर लो। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका सी ऑप्शन और एक दिया है, एक चीज और सिद्ध करने को कहा है इसने। वो क्या है, सी में उसने बोला है, क्या बोला है कि 0 से पाई में, बताइए, ये ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। 0 से पाई में ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ओके, ना तो ये वर्धमान फलन है ना तो ये ह्रासमान फलन है, किसमें, 0 से पाई में। ठीक है, आप कैसे सिद्ध करेंगे इस बात को, कैसे सिद्ध करेंगे, तो आपको पता है भैया 0 से पाई का मतलब है 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है और ये पाई है। 0 से पाई पर ये वर्धमान होता है, 0 से पाई बाई 2 पर ये ह्रासमान होता है, और आपसे पूछा गया है 0 से पाई पर ये क्या होगा। तो 0 से पाई पर डायरेक्टली हम ना तो केवल एक शब्द का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि 0 से पाई की बात अगर वो कर रहा है तो 0 से पाई पर वो बीच में कुछ जगह पर वो वर्धमान भी है और कुछ जगह पर वो ह्रासमान भी है। अगर वो वर्धमान है तो हम वर्धमान का इस्तेमाल करें, अगर ह्रासमान है तो ह्रासमान का इस्तेमाल करें, लेकिन 0 से पाई के बीच में हम किस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वर्धमान का नहीं। 0 से पाई के लिए वर्धमान नहीं लगा सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 के लिए लगा सकते हैं। 0 से पाई के लिए क्या हम ह्रासमान का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। आप ह्रासमान केवल यहां से यहां तक में है, पाई बाई 2 से पाई तक में, 0 से पाई तक में नहीं है। इसलिए हम अकेला ना तो वर्धमान इस्तेमाल कर सकते हैं, अकेला ना तो ह्रासमान इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम कहते हैं कि 0 से पाई के बीच में ना तो ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान, दोनों नहीं ऑप्शन मिलेगा कभी आपको कि ये वर्धमान भी है ह्रासमान भी है, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसा जब भी दिखे कि आधे में वर्धमान है आधे में ह्रासमान है, तो आप बोल देंगे कि ना तो ये वर्धमान है और ना ही ये ह्रासमान है। ठीक है, तो लिखेंगे अंतराल 0 से पाई बाई 2 पर फलन वर्धमान है तथा पाई बाई 2 से पाई पर यह फलन ह्रासमान है। इसलिए 0 से पाई पर फलन ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान, और यही हमको सिद्ध भी करना था जो हमने कर दिया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं और 2-3, क्योंकि आज ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है
तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है मुझे, ठीक है। फिर भी मैं 2-3 सवाल और देखता हूँ और फिर क्लास को यहाँ पे ओवर करूँगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से देखेंगे, दिया है अंतराल ज्ञात कीजिए। अब की बार अंतराल ज्ञात करने को कहा है। पहले अभी क्या कह रहा था, वर्धमान है कि ह्रासमान है पता करो। फिर उसने कुछ अंतराल दे दिए और उसने कहा कि ये इस पर वर्धमान है या ह्रासमान, क्वेश्चन नंबर 3 में। अब की बार अंतराल दिए नहीं है, वो कह रहा है कि एक फंक्शन हमने दे दिया, अब बताओ ये किस जगह पर यह वर्धमान होगा और किस अंतराल पे ह्रासमान होगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। फंक्शन आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, 2x3, ओके सॉरी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस में 3x, 2x स्क्वायर माइनस में 3x से प्रदत्त फलन f ए वर्धमान है। किस अंतराल पर यह वर्धमान है बताना है आपको, वर्धमान। और नंबर बी जो दिया है वो ह्रासमान, ह्रासमान। क्वेश्चन क्या कहा है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें ये फलन जो है वर्धमान है और ह्रासमान है। ये अंतराल हमें ज्ञात करना है। जब भी आपको अंतराल ज्ञात करने को कहे तब आपको क्या करना है, कान खोल के सुन लो बच्चों, सुन लो। जब भी आपसे कहेगा कि अंतराल ज्ञात करिए तो आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, f डैश x इक्वल टू में ये बन जाएगा 4x माइनस में बन जाएगा 3, ठीक है। अब आपसे कहा है अंतराल ज्ञात करिए, तो अब ये पॉजिटिव है निगेटिव है कैसे आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x है, ठीक है, x पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी अंतराल ज्ञात करना हो तब आपको हमेशा f डैश x के इक्वल में 0 लिखना है। मतलब f डैश x का मतलब है 4x माइनस 3 इक्वल में 0, अर्थात यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू निकला 3/4, ओके। अब आप 3/4 को एक संख्या रेखा पर लिख देना, 3/4। जब भी आपसे अंतराल निकालने को कहेगा तब आपको यही करना है, f डैश इक्वल में 0 रखना, ठीक है। और यहां से x के मान निकाला, 2-3 मान निकले तो 2-3 निकालना, अभी 1 निकला है फिलहाल तो हमने 1 3/4 ले लिया, वो संख्या रेखा पर व्यक्त कर देना। और इधर साइड में क्या होगा, माइनस इन्फिनाइट, इधर धीरे धीरे घटता जाएगा, इधर बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाएगा, प्लस के इन्फिनाइट तक, ठीक है। माइनस का इन्फिनाइट इधर, प्लस का इन्फिनाइट इधर, बीच में 3/4 हमने यहाँ पे लिखा है। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 अंतराल बनते हैं। एक अंतराल है माइनस इन्फिनाइट से -3π/4, सॉरी 3π/4, और यहाँ पर एक दूसरा अंतराल है 3π/4 से इन्फिनाइट, एक ये दूसरा अंतराल है, ठीक है। इन दोनों अंतरालों की बात करेंगे, इन दोनों अंतरालों की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम ऐसे एक सारणी जैसी बना लेना तो बहुत आसान रहेगा, अच्छा रहेगा। यहां पर हम लोग लिख लेते हैं अंतराल, ओके। यहां पर लिख लेते हैं f डैश x का वैल्यू जो भी हो, f डैश x क्या निकला था 4x माइनस 3, और यहां पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम दिखा देंगे, ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। किस पर ये वर्धमान है और किस पर ह्रासमान है। तो अब ध्यान से देखिए, अंतराल अगर हम बात करें, पहला अंतराल क्या है, माइनस इन्फिनाइट से 3/4, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 3/4 की अगर हम बात करें तो 3/4 और माइनस इन्फिनिटी में हम क्या करेंगे, इनके बीच का कोई भी वैल्यू आप f डैश x में रख करके देख लीजिए। 3/4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए रैंडमली, और इसको उठा करके यहाँ पे रख लीजिए, तो कोई भी वैल्यू उठा लो, 3/4 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में एक 0 वैल्यू भी आता होगा, आप 0 रख करके देख लीजिए। यहाँ पे कोई भी 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, -0.5 ले लो, जो हमें सरल पड़ेगा हम वो ले लेंगे, ठीक है। हम ले लेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे 0 रखे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। हम देखेंगे f डैश x जो आएगा वो निगेटिव प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, निगेटिव, -3 बचेगा ना, 0 - 3 तो निगेटिव। अगर निगेटिव है तो इस पर ये क्या है, ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। और इसका मतलब है बी वाले का ये आंसर हो गया, अंतराल हमारे ह्रासमान के अंतराल निकल आए माइनस इन्फिनिटी से 3/4। अब ए वाले के शायद यही होंगे 3/4। दूसरा अंतराल क्या है, 3/4 से इन्फिनिटी लीजिए आप, ठीक है,
3/4 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, कुछ भी ले लो। प्लस का 1 ले लें तो 1 ले लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 3 जाएगा, प्लस का 1 बचेगा ना, प्लस का 1 बचेगा तो हम देख रहे हैं पॉजिटिव बचेगा। यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखना है 3 बचेगा 5 मिलेगा, उससे मतलब नहीं है, केवल देखना है प्लस माइनस, प्लस का बच रहा है या माइनस का। पॉजिटिव बच रहा है, पॉजिटिव बच रहा है तो इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग का वर्धमान फलन होता है, इसका मतलब है ए वाले के ऑप्शन। वर्धमान किस पर होगा? वर्धमान के लिए अंतराल हो गए हमारे 3, 4 में इन्फानाइट है, ठीक है, और ह्रासमान के लिए फलन हो गए हमारे ये वाले। बात क्लियर है, समझ में आई? अच्छी बात है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 और सॉल्व करें। एक बार देखिए, अपने आप जरूर करेंगे तभी आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक बार समझा रहा हूं आपके सामने। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx, एक फंक्शन है fx जो दिया है 2x³ माइनस में 3x² माइनस में 36x और प्लस में 7 से प्रदत्त फलन f a वर्धमान हो, मतलब वर्धमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है, और b ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है। फिर उसी प्रकार से आया है, अभी जैसे क्वेश्चन था हम उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्या करना होता है जब अंतराल ज्ञात करना होता है? f' निकालो, f' के इक्वल में 0 लिखो तो वहां से x के वैल्यू निकलेंगे, फिर x के वैल्यूज रख करके देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखते हैं, f' निकालते हैं। f' इक्वल में क्या बन जाएगा? 6x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 6x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 36x का 1 हो जाएगा, और 7 का 0, आप समझ सकते हैं इतना तो, ठीक है। यहाँ पे हम f' 6 कॉमन ले लें तो x² बचेगा, माइनस में x बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। हमें पता है f' इक्वल में 0 रखना होता है। f' इक्वल में 0 का मतलब है कि 6 × x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। 6 0 के अपान में जाकर के 0 बन जाएगा, हमारे पास बचेगा x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके आप गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे होंगे? x² माइनस का 3 माइनस 2 इंटू x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 3x माइनस 2x, और सॉरी प्लस का 2x और माइनस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बचेगा, और 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3। आपको गुणनखंड करना आता होगा यार, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देख लें। x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 करते हैं तो x इक्वल टू 3 आता है, और x प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x इक्वल टू माइनस 2 आता है। भैया अब की बार x के 2 मान प्राप्त हुए। जब x के 2 मान प्राप्त होंगे तो आप क्या करेंगे ये भी आप देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, वही सारणी बनानी है। एक बार संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए। संख्या रेखा आप ऐसे बनाएं, ध्यान से देखिए। संख्या रेखा हमने ऐसे बनाई, यहाँ पर माइनस का इन्फिनाइट होगा, यहाँ पर प्लस का इन्फिनाइट होगा, और बीच में सबसे छोटी वैल्यू है -2, यहाँ पे लिख देंगे। उससे बड़ी है 3, यहाँ पे लिख देंगे, और अंतराल यहाँ पे 1 2 3 अंतराल हमारे पास बनेंगे। तो अब हम यहाँ पर उसी प्रकार से फिर एक सारणी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक तरफ लिख लेते हैं अंतराल, अंतराल, ओके। एक तरफ लिख लेते हैं यहाँ पे f' का जो वैल्यू है, क्या था भैया? f' जो था वो हमारा था 6 इंटू में x² माइनस x माइनस 6, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम व्यक्त करेंगे, ठीक है। पहला अंतराल उठाइए आप, माइनस इन्फिनाइट से -2 के बीच की बात है, ठीक है। माइनस इन्फिनाइट से -2 मैंने एक अंतराल लिया, और इस अंतराल की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिए, इस अंतराल पर आपको क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनाइट से -2 के बीच का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए। -3 ले लो, -4 ले लो, -3 ले लिया चलो, और -3 ले लेंगे, और यहाँ पर रख करके देखेंगे f' में ये माइनस का आता है वैल्यू या प्लस का आता है। तो यहाँ पे देखें -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? तो -3 का स्क्वायर यार होता है 9, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख के आप देख लेना, ठीक है। प्लस का 9 हो गया,
-3 रखेंगे तो -3 और माइनस पहले से था तो प्लस का 3 बन जाएगा और माइनस का 6। 9 3 12, 12 से 6 गया, 12 से 6 गया 6 और 6 की 6 से गुणा 36 प्लस का आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव अगर आया है तो ये इंक्रीजिंग होगा इस अंतराल पर। दूसरी बात, दूसरा अंतराल -2 से 3 लीजिए। -2 से 3 ये अंतराल हमने लिया, ये अंतराल हमने लिया -2 से 3। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, आप 1 ले लो, 0 ले लो, इसके बीच में 0 भी होगा, 0 आप ले लीजिए, ज़्यादा सरल रहेगा। 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। 6 और -6 की गुणा माइनस का 36 होगा और भैया माइनस का 36 का मतलब फिर हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू आएगा और इस पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में 3 से इन्फिनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, 3 से इन्फिनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, अब आप इसके बीच का कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 और इन्फिनाइट के बीच में 4 ले लो सबसे पहला। 4 4 जा 16, 16 और माइनस का 4 और माइनस का 6, 4 और 6 बन जाएगा भैया 10। 16 से 10 घटेगा 6 आएगा और 6 6 जा 36 प्लस का आएगा 36, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। ठीक है, हम देख रहे हैं यहां पर भी इंक्रीजिंग, यहां पर भी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है केवल यहां पर। ठीक है, तो वर्धमान कहां पर है इसने पूछा था, ए वाले का आंसर हम दे रहे हैं। ए वाले का आंसर कहां पे वर्धमान है, -∞ से -2 और 3 से इन्फिनिटी, इन दोनों पर हमारा वर्धमान है। इनका यूनियन कर दीजिए या फिर आप यूनियन में लिख देंगे, इस पर और इस पर, इन दोनों पर ये वर्धमान है। तो हमने लिखा ये यूनियन 3 से इन्फिनिटी। इसके बाद में ह्रासमान कहां पे है, तो ह्रासमान की बात कर लेते हैं भैया। ह्रासमान की बात करेंगे तो यहां पे है बी वाले का आंसर जो पूछ रहा था, बी वाला ह्रासमान। तो ह्रासमान के लिए केवल एक ही है अंतराल, वो है 2,3। तो वर्धमान के लिए अंतराल क्या है आपको पता चल गया, ह्रासमान के लिए अंतराल क्या है आपको पता चल गया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भैया इसे लाइक कर दो। आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, फिर आगे क्लास अगले दिन कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि आज स्वास्थ्य गड़बड़ है। आपने देखा ही होगा कि हमने आज ज़्यादा एक्टिवनेस से नहीं पढ़ाया है, प्रॉब्लम है थोड़ी सी। चलो फिर भी हम आपके लिए आए और हमने सोचा चलो पढ़ा दिया जाए, कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही दिया जाए बच्चों को। ठीक है, तो हम आए और आपको पढ़ाने के लिए। तो एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दो भाई, और वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आपको समझ में आता है या नहीं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।